हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम इकिगाई बुक का तीसरे अध्याय का अगला शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अस्तित्व की लड़ाई। जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या धुंधला होता है, तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रैंकल इसे किसी साधारण निराशा के समान नहीं समझते। उनका मानना है कि उस निराशा में ऊर्जा होती है, जो नव निर्माण की वजह बनती है। इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा इसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने जीवन की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। जब भी किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की जरूरत होती है, तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, साथ ही उसके अंदर की दुविधा को दूर करने, उसे अपने लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रैंकल ने ऐसी कल्पना की है, जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है, उसे कैसे का जवाब मिल ही जाता है। अपने अनुभव से फ्रैंकल ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया है और हमें आगे क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज हासिल करनी होती है, तो हम आराम तलब और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते। उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के आधुनिक समाजों में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने की बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक आजादी मिले इस भाग दौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी-कभी यह आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं। संडे न्यूरोसिस इसका ही एक प्रकार है। इतवार की छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यवसाय कार्य या कोई दूसरा काम न होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आज मैं उठकर क्या करूंगा, इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं, इस सवाल के जवाब की वे खोज करने लगते हैं। असल में वे लोग इकिगाई की खोज करने लगते हैं। मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। वियना पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में फ्रैंकल ने जब परीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि 55% लोग कुछ हद तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है, तो वह अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है। फ्रैंकल अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य को कृति में परिवर्तित किया। जब वह अपने भूतकाल में झांक कर देखते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है और उसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सार्थ कहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं हैं, बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है और जीवन के हर पड़ाव में उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं, तो वैसी ही चीजें घटने लगती हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देंगे, तो वह चीज हमसे अपने आप दूर जाती है। खुशमिजाज और जोशपूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर जाती है। हम में से हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं।
अगले कुछ पन्नों में हम फ्रैंकल के किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें यह पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। केस स्टडी पहला, विक्टर फ्रैंकल। जर्मन प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे, उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिक को यह पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत में कुछ करना था, उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज्यादा थी। फ्रैंकल के बारे में यह बात सही साबित हुई। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की, तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला मरीज है। फ्रैंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था, जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहां से बाहर आकर वह ऑस्विट्ज़ में आए तो उनके पास सभी बातें लिखित में थी और उन्हें उन बातों का प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब्त कर लिया गया, तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि शिविर में हो रहे जुल्म वह सहजता से झेल पाए। इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वह अपने आप को बचा पाए और उनके जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। वह हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी, उन्हें वह कागज के छोटे टुकड़ों पर लिखकर रखते थे। केस स्टडी 2, अमेरिकी राजनीतिज्ञ। उत्तरी अमेरिका से राजनायिक फ्रैंकल ने पुनः उपचार वहीं से प्रारंभ कराए आए थे, जिसे कि उन्होंने 5 वर्ष पहले अमेरिका में लेना शुरू किया था। जब फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि पहली जगह पर उन्होंने अपने उपचार लेना क्यों शुरू किया था, तब राजनयिक ने बताया कि वह अपनी नौकरी और देश की परराष्ट्र नीतियों से नफरत करते हैं। इन नीतियों का उन्हें पालन करना तथा करवाना पड़ता है। वह जिस अमेरिकी मनोविश्लेषक से वर्षों से उपचार करा रहे थे, वह यही कहता था कि राजनयिक अपने पिता और उसी तरह अपनी सरकार तथा नौकरी के साथ, जो दोनों पितृसत्तात्मक छवि का प्रतिनिधि हैं, शांति कायम करें ताकि वैचारिक भिन्नता कम होती दिखे। फ्रैंकल ने महज कुछ सत्रों के बाद उन्हें बताया कि उनकी परेशानी इस वजह से है कि कोई अलग करियर पकड़ना चाहते हैं, और राजनयिक ने उस विचार को दिमाग में रखते हुए अपना उपचार पूरा किया। 5 वर्षों के बाद फ्रैंकल को पूर्व राजनयिक ने बताया कि वह किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वह किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रैंकल की राय में उस राजनयिक को वर्षों तक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कराने की जरूरत ही नहीं थी। असल में उन्हें मरीज समझने की भी जरूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको उनके जीवन का असली मकसद मिला, तो अपने आप ही वह ज्यादा आनंददायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। आज के लिए धन्यवाद।